दोस्तों, जैसे कि हमने क्या किया था कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आज शुरू हम जो है इंडियन एक्ट 1858 था उसके विषय में। अब आज की जो क्लास स्टार्ट होगी इंडियन काउंसिल एक्ट एक्ट ऑफ आपको मालूम है कि इंडियन काउंसिल एक्ट है वो 3 प्रकार से आए। जैसे जैसे कि कौन कौन से आप देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट स्टार्ट करने से पहले बातें एक्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या होती उसको जानने के साथ हम और चीज जानने की करेंगे। यहाँ तक जैसे ही बातें हमें हमें ये जानना है इंडियन काउंसिल एक्ट में 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट जानना है और 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट जानना। इंडियन काउंसिल ये 3 जानने तो इसमें हम पहले इंडियन काउंसिल एक्ट के विषय में जानना चाहते हैं। इस क्या प्रामाणिकता थी और किस परिवेश से आया था हम बात अगर हम देखें आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 और यही रिवोल्ट जो था इंडियन इंडिपेंडेंट के लिए फर्स्ट वार भी था। इसी रिवोल्ट को हम सिपाही मेटर्निटी के नाम से जानते हैं। का मतलब ये है ये रिवोल्ट ढेर सारे नामों से जाना जाता था। वो नेम क्या थे पहले 1850 रिवोल्ट ऑफ 1850 ऑफ। अब वहीं पर इसी रिवोल्ट को जो दूसरा नाम दिया जाता था इसको दिया फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट। फर्स्ट वार इंडियन इंडिपेंडेंट। वहीं पर हम इसको जो जानते थे वो क्या जान वो ये होता था इसी हम जानते थे सिपाही म्यूनिटी सिपाही सिपाही म्यूटिनिटी सिपाही म्यूटिनिटी। अब इसके जो नाम हो गए 3 हो गए 1857 की क्रांति जिसे कहेंगे, फिर वही पहला भारतीय इंडिपेंडेंट युद्ध, फिर वही इसको हम सिपाही नाम से जानेंगे। तो हमारा भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 आया। वहां पर ये जो हमारे फॉरेनर ब्रिटिशर थे इनको रियलाइज हो गया, एहसास हो गया, इनको एहसास इस बात का हो गया अब अब जो है अब ये जो चीजें हम कर रहे हैं वो अब हमारे लिए ठीक नहीं है। ठीक है, अब हमारे लिए ये चीजें ठीक नहीं है। हमें भारतीयों को भी समझना चाहिए क्योंकि भारत में अगर हमें शासन चलाना है, भारत को अगर हमें नियंत्रण में कंट्रोल में रखना है तो भारतीयों का ये जो विद्रोह है हमें ये रियलाइज करवाता है कि हम अकेले भारत में रह भारत के पर नियंत्रण नहीं। आफ्टर द ग्रेट revolt of 1857, British government felt the necessity of the cooperation of Indians in administration of their country. First of all, जब इस चीज को जान लेते हैं तो वहीं पे हम देखते हैं अब ये जैसे 1857 का विद्रोह हुआ। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम इन पॉइंट की ओर जाएं तो हमें ये मिलता है कि जैसे ही रियलाइज हो गया तो अब इंडिया में जो लोग हैं उनके एसोसिएशन
अब इंडियंस को एसोसिएशन इंडियन के साथ सहयोग करके हम एक काम क्या करेंगे, नियम बनाएंगे, विधि बनाएंगे। इन परसुएरेंस ऑफ दिस पॉलिसी, इन परसुएरेंस of this policy, associate association with association with किसके साथ एसोसिएशन करेंगे, इंडियन के। अब इंडियन साथ एसोसिएट, अब हम क्या करेंगे, जो भी नियम बनाएंगे, जो भी लॉ बनाएंगे, अब भारतीयों के साथ संबंध बना के बनाएंगे। यहाँ से निर्णय शुरू, इनके माध्यम से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, यहीं पर ये डिसाइड लेती है ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब हम जो है एक 3 अमेंडमेंट ले आते, और 3 अमेंडमेंट जो ले आती है वो क्या होता है, फर्स्ट अमेंडमेंट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, सेकेंड जो ले आती है वो 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, थर्ड ले आता है जो इंडियन काउंसिल एक्ट 909, जिसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। अब हम शुरू करते हैं कि 1861 के मेन फीचर्स क्या थे, अच्छा जो आया ये क्या रीजन रहा, तो 1861 के विषय में जानने की कोशिश करें। जब 1861 को हम लेते हैं तो उसके परिप्रेक्ष्य में जब हम जानते हैं तो हमें ये मिलता है, तो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम जो आया था वो है भारत के राजनीतिक और संवैधानिक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से बहुत महत्वपूर्ण था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, तो यहाँ पर 1861, 1861 का क्या था, 18 इंडियन काउंसिल एक्ट, आईसीए, ये जो आया था ये दो बहुत इंपॉर्टेंट था। इस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट था ये जो इंपॉर्टेंट था दो पर्सपेक्टिव से, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, सेकेंड जो तुम्हारा पर्सपेक्शन था इसका वो पॉलिटिकल परसेप्शन। इस पॉलिटिकल परसेप्शन ने भारत के हिस्टोरिक स्टोरी में जो है, ऐतिहासिक स्टोरी में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो यहीं से अगर हम पूछा जाएगा कि 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भारत के इतिहास में किस प्रकार से महत्वपूर्ण माना जाता है, तो हम कहेंगे 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ऐतिहासिक परिपेक्ष से महत्वपूर्ण संविधानिक और राजनीतिक परिपेक्ष से माना जाता है। जैसे ही हम इनको जान लेते हैं तो यहीं से ही हम देखते हैं कि दूसरा पहलू स्टार्ट होता है इनका। दूसरा पहलू क्या होता है जो स्टार्ट होता है, ये क्वेश्चन उठेगा। दूसरा पहलू जो इनका स्टार्ट होता है वो ये है मेरे भाई, इस फीचर्स के जो सेकंड पहलू स्टार्ट होते विशेषताओं में। अब ये जान ली, अब इनके फीचर्स जानेंगे। इनके फीचर्स क्या स्टार्ट होंगे, फीचर्स किससे रिलेटेड हैं, वही 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट का। ठीक है, अभी तो हमने ये पढ़ा कि क्या इंपॉर्टेंस था, अब इस एक्ट के माध्यम से क्या क्या विशेषता आई उसको जानने। इट मेड अ बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूशन, मेड अ बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूशन, रिप्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूशन।
जब रिप्रेजेंटेशन इस विषय में हमने जाना, अब ये भारतीय जो हैं एक प्रतिनिधि के रूप में इनमें शामिल हुए। जब भारतीय प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए तो यहीं पर आप देखेंगे वायसराय बात कहेंगे, वायसराय कुछ बात कहेंगे। वायसराय ने कहा कि जो भारतीय अब विधायिका परिषद में होंगे वो मनोनीत नॉमिनेटेड होंगे, लेकिन वो पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब आप अगर समझो, would nominated some Indians as non-official member of the expanded council, अर्थात परिषद के जो सदस्य में नामित किए जाएंगे भारतीय, वो नॉमिनेटेड होंगे, ना कि एक एज ऑफिशियल, उनका कोई पद नहीं होगा, वो मनोनीत होगी। जब मनोनीत होके आएंगे तो बात वही हुई ना, मतलब उनको पावर वही नहीं मिली, शक्ति नहीं मिली, बल्कि एक नाम मिला। जब ये आएंगे तो यहीं पर पहला मनोनीत जो किया गया, वो पहली मनोनीत की प्रक्रिया जो स्टार्ट की जाएगी वो 1862 में फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग के माध्यम से शुरू किया जाएगा। अच्छा, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो लॉर्ड कैनिंग कहाँ कहाँ के लोगों को चुनेंगे, अब देखते हैं थोड़ा सा। अब मैप में हम जाएं और मैप को अगर हम वो करें तो वहीं पर देखेंगे तो सबसे पहले किसको चुना गया, राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ बनारस। जब राजा और बनारस को चुन लिया गया, फिर सर दिनकर राव को भी चुना। सर, अब महाराजा ऑफ पटियाला को भी चुना। महाराजा पटियाला, जब महाराजा ऑफ पटियाला को चुना गया, ये जो मेंबर थे यहां से इलेक्ट किए गए फर्स्ट टाइम एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर बने किसके, परिषद। जब ये परिषद के फर्स्ट टाइम एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर बनते हैं, यहाँ पर क्या बातें स्टार्ट होती, यहाँ पे बातें ये स्टार्ट होती हैं कि साथ साथ हम देखते हैं यहाँ पर एक पद और बढ़ता, वह पद ये होता है, जो पद बढ़ता है पद के परिप्रेक्ष्य में अगर हम जाने तो फीचर्स में ये होती, फीचर्स में क्या चीज होती, फिर उसकी पढ़ेंगे वो चीजें। अब जैसे ही इनका नाम आया तो यहीं से दो चीजें निकल के क्या आगे निकल के क्या आएंगी, बातें ये होती हैं कि ये इलेक्ट तो हो गए, इलेक्ट तो करवा लिए, इलेक्ट करवाने पश्चात ये देखे जाएंगे जो ये इलेक्ट हुए, जो ये मेंबर आए हैं, वो मेंबर कैसे हैं, वो मेंबर को पावर क्या मिला हुआ, किस प्रकार की पावर उनको मिली हुई, किस प्रकार की शक्ति उनको मिली हुई है, जिससे कि वो इस पावर में अच्छे से बने हुए हैं। और ये जो हम इनकी पावर है, वो पावर इनकी कहाँ तक सार्थक होगी। अब यहीं हम देखेंगे ये वो नियम लाते हैं, जो कानून लाते हैं, जो बताते हैं कि ये नियम लाया, कानून लाया। नियम और कानून इनके लिए फायदेदायक है कि नहीं है, ये भी तो जानना जरूरी है। जब ये और नियम कानून इनके लिए फायदेदायक नहीं है कि नहीं है, तो इसके आगे जो ये बात करते हैं वो ये हो, इसके आगे पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड में ये बताते हैं, इट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द इट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट, यहीं से एक चीज का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं आगे चल के, ये यहीं पर ही इस्टेब्लिशमेंट भी एक चीज का करते हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है,
पॉइंट नंबर थर्ड विशेषताओं में अगर देखें एस्टेब्लिशमेंट, अच्छा वो इस्टेब्लिशमेंट होता है, वो इस्टेब्लिशमेंट ये होता है अब नया लेजिस्लेटिव काउंसिल बना। वहां पहले वाली जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उस लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या करते हैं, धीरे धीरे अब उस काउंसिल को, जो पुरानी काउंसिल थी पहले देखे तो उस काउंसिल को धीरे धीरे डिवोल्यूशन होता जाए। लेकिन अभी वहां से अगर दोनों चीजों को जोड़ेंगे तो मिसमैच हो। तो अब क्या करेंगे, एक नई काउंसिल का भी इजाद करते हैं। तो नई काउंसिल बनाते हैं, वो कहाँ कहाँ बनाते हैं, जैसे अगर काउंसिल को देखें तो मैप में अगर हम शो करें तो ये है मैप, ठीक है। अब यहाँ पे जो बंगाल में 1860, बंगाल में 18 बंगाल क्या है, न्यू काउंसिल, काउंसिल का स्टेप, कौन सा काउंसिल है, लेजिस्लेटिव, तो न्यू काउंसिल लेजिस्लेचर काउंसिल है, वो पहला न्यू लेजिस्लेचर काउंसिल बंगाल 1860। दूसरा जो खोलते हैं नॉर्थ वेस्ट प्रोविनेंस, नॉर्थ वेस्ट प्रोविनेंस, नॉर्थ वेस्ट 86 में, और ये नॉर्थ वेस्ट को, वहीं पर तीसरा जो बनाते हैं वो क्या होता है, तीसरा जो बनाते हैं वो पंजाब में 1897 होता है। क्या होता है पंजाब में, अब देखें पंजाब में, पंजाब में, पंजाब में 90, कहने का मतलब फर्स्ट बंगाल में लेजिस्लेचर काउंसिल, दूसरा आपका बनाते हैं नॉर्थ वेस्ट प्रोविनेंस 86, तीसरा पंजाब 1897, तीन वो क्या बनाते हैं, विधायिका परिषद बनाते हैं। अब जब तीन विधायिका परिषद बनाते हैं तो यहीं से हम देखते हैं अब जो होता है वायस राय की शक्ति का बढ़ोतरी होगी, इंक्रीज ऑफ द वायस राय पावर। अच्छा किस वे में इंक्रीज होगी वायसराय का पावर, ये देखेंगे हम। इनके फीचर्स की चौथे अगर विशेषताओं में चलें तो उनमें हम किस वे में वायसराय की पावर का बढ़ेगा उसके विषय में जानेंगे। फोर्थ, एम्पावर हो रहा है, कौन हो रहे हैं एम्पावर, और बढ़ रही है वायसराय की, रॉय, रॉय, जब वायसराय की पावर बढ़ रही है तो वायसराय कौन है, लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड कैनिन की पावर बढ़ रही है। और लॉर्ड कैनिन की पावर किन किन परिप्रेक्ष्यों में बढ़ती है, इनको जानने के लिए हम लॉर्ड कैनिन बात देखेंगे। पहला, अगर लॉर्ड कैनिन को फर्स्ट व्यू ऑफ परसेप्शन से देखा जाए, किन किन पर्सपेक्टिव से इनकी पावर बढ़ी और इनको अगर जाना जाए तो पहले इनके अंडर जो चीजें होती थी, मतलब रूल्स और ऑर्डर, अब क्या किया, दो चीजें, फर्स्ट रूल्स, नियम जो बनाते थे, और ऑर्डर, इनको अब दे दिए गए। तो ये क्या करते थे, नियम बनाते थे और आदेश देते थे, तो जिससे कि विधायिका के लिए ज्यादा कन्वीनियंट हो गया, ज्यादा अच्छा तरीके से विधायिका के तक जो बातें होती थी कन्वीनियंस रही और वो सुचारू रूप से चलती रही। और वहीं पर ही इनको जो है पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम का भी राइट दे दिया गया, पोर्टफोलियो सिस्टम, तो पोर्टफोलियो सिस्टम का भी राइट दे दिया गया। तो मतलब सबसे अगर पूछे कि पोर्टफोलियो सिस्टम का पितामह, फादर ऑफ द पोर्टफोलियो, हु इज फादर ऑफ द पोर्टफोलियो, तो लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड कैनिन हो। कब आया था पोर्टफोलियो, 1859,
इंट्रोड्यूस हुआ। क्लियर? जब यहाँ तक बातें क्लियर हो जाती हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अब आगे की चीजें जो हो रही हैं, अब आगे की चीजें जो होंगी उनसे संबंधित जो बातें हम करेंगे वो ये होगा कि यहाँ पर जो लॉर्ड कैनिन थे, लॉर्ड कैनिन थे, जो लॉर्ड कैनिन से संबंधित बातें की जा रही हैं कि अब लॉर्ड कैनिन जो है आगे की चीजों में देखा जाएगा वो दो चीजों में अपना काम करने लगे, एक और दो, और तीसरा ये देखा जाएगा वो वायस राय जो वायस राय होते थे, आपके वायस राय में जो मेंबर होते थे, वायस राय के लिए कुछ मेंबर थे, वायस राय के लिए जो मेंबर होते थे उन मेंबर को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक से अधिक वन मोर देन वन वर्क दिया जाता था। तो वायस राय के जो सदस्य होते थे उनको एक से अधिक काम दिया जाता था और उन कामों के लिए वो पूर्ण रूप से आधिकारिक तौर पे निर्णय लेने के लिए ओपन थे। वो निर्णय उनको कोई ऐसा नहीं था कोई निर्णय नहीं ले। इस प्रकार से इन तीन चीजों के माध्यम से वायस राय की पावर यहाँ बढ़ी हुई दिखाती है। फिर आगे जब हम देखते हैं चौथी जब चीजें देख लिए तो पांचवी वायसराय में हम ये देखेंगे यहाँ पर इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन भी दिखाया, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में तो पहले हमारे पास दो होते थे, बॉम्बे, बॉम्बे और दूसरा होता था मद्रास। ये दोनों जो एरिया होते थे ये दोनों प्रेसिडेंसी होते थे बंगाल के, लेकिन अब इन दोनों को मुक्त कर दिया गया। तो यहाँ से यह दिखता है कि यहाँ पर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। वहीं पर हम देखते हैं, आप जो देख लीजिए कि एक्ट देख लीजिए तो 1833 वाला एक्ट देख लीजिए और इन एक्ट से आपको पता चलेगा कि ये केंद्रीकरण की प्रक्रिया को जटिल रूप से बांधे हुए थे, लेकिन वहीं पर केंद्रीकरण की पहले की प्रक्रिया को विकेंद्रीकरण के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। जब विकेंद्रीकरण के रूप में इन प्रक्रिया को परिवर्तित किया जाता है अब भारतीयों के लिए भी चीजें खुलना थोड़ी सी स्टार्ट हुई, लेकिन अभी भी वायसराय पावरफुल होता जा रहा है। यहीं पर जो वायसराय होते हैं, वायसराय सब उनको एक पावर और मिल जाती है। वायसराय को कौन सी एक पावर मिल जाती है? ऑर्डिनेंस लाने का। अब वायसराय जो होते हैं वो ऑर्डिनेंस भी ला सकते हैं, अध्यादेश भी ला सकते हैं। अगर विधायी परिषद जो है अगर नहीं है तो उससे बिना अनुमति के भी ये ले आ सकते हैं। क्या अनुमति न ले, लेकिन बिना अनुमति के ले आएंगे, उसमें समस्या कुछ नहीं थी। उसमें एक टाइम लाइन थी कि ये जो अध्यादेश होगा 6 महीने तक ये होगा। अब जैसे ही इनके लिए वायसराय को अधिकार दे दिया जाता है तो क्वेश्चन बन जाता है कि अध्यादेश लाने की स्वेच्छाकारी अधिकार किस परिषद भारतीय परिषद अधिनियम में दिया गया? तो 1861 के परिषद में। अगर हम पूरी स्टोरी को देखें तो हमें एक चीज ये मिल रहा है कि वायसराय का कहीं ना कहीं पावर बढ़ता हुआ चला जा रहा, एक के कारण बढ़ता हुआ चला। लेकिन वहीं पर 20 के जो डिकेड 90 समथिंग कुछ 1937 कुछ ऐसा लगभग लगभग जो मोस्ट डेट थी, वहीं पर देखते हैं तो भारत के जो आंतरिक क्षेत्र हैं वो स्वतंत्र भी होते हुए स्वायत्त भी होते हुए नजर आए। और वो स्वायत्त का नतीजा क्या था कि बंगाल और मद्रास जो है स्वायत्त, और वहीं पर ये स्वायत्त होने का जो रीजन था इनके कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत थी। और यही विकेंद्रीकरण की नतीजा ही यह बताता है कि भारतीयों को अब इनके जो रूल नियम जो भी चीजें नीति बना रहे हैं भारतीयों को भी जगह मिलने का स्वरूप तैयार। अब भारतीय धीरे धीरे और जागरूक, इसके आगे की बातें हम कल देखें।